कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार का बचाव करने के लिए साबुन से बार बार हाथ धोए, मास्क का प्रयोग करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूरोप का एक देश लोकतंत्र पर जान छिड़कने के कारण मुश्किलों में घिर गया है। हालत यह है कि इसी वजह से इस देश की बहुसंख्यक आबादी बहुत जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएगी और यहां घुसे मुसलमान बहुसंख्यक आबादी में तब्दील हो जाएंगे। यानी यूरोप के इस देश स्वीडन को जल्दी ही एक इस्लामिक देश के रूप में जाना जाएगा। अब जिन लोगों को यह सिर से गुजरने वाली बात लग रही है, वे कम से कम भारत की तरफ बढ़ते इस्लामिक खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी बहुसंख्यक बनने के लिए मुसलमान पूरी प्लानिंग के तहत जुटे हुए हैं और जिस दिन वे बहुसंख्यक हुए, हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे होने लाजमी है। स्वीडन ने भी एक वक्त ऐसी दरिया दिली दिखाई थी, बल्कि फ्रांस जैसे देश भी इनकी भीतरी क्रूरता को नजरअंदाज करके इनकी रोनी सूरत पर पसीजे थे, जिसका सामना आज उन्हें इस्लामिक दहशतगर्दी के रूप में करना पड़ रहा है। अगले कुछ साल में स्वीडन के मूल निवासी अल्पसंख्यक होने वाले हैं। वर्तमान में स्वीडन में निवास करने वाली 1/3 आबादी विदेशों से ताल्लुक रखती है। समय के साथ इस देश में विदेशी लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, या यूं कहे कि 4-4 शादियां और 10-12 बच्चे पैदा करके यह आबादी बढ़ाई जा रही है। जबकि स्वीडिश नागरिक अपने देश की भलाई के लिए अभी भी कम प्रजनन दर का पालन कर रहे हैं। अगर विदेशी लोगों की यही प्रजनन दर रही तो अगले 20 से 25 सालों में यह देश पूरी तरह मुस्लिम देश बन जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी भी मुस्लिम की ही होने वाली है। दरअसल स्वीडन चीन की बजाय भारत के नक्शे कदम पर चला है। स्वीडिश संसद ने 1975 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि स्वीडन एक बहुसांस्कृतिक देश है। उस समय 40% से अधिक प्रवासी फिनलैंड के रहने वाले थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। 2019 में 88% अप्रवासी गैर पश्चिमी देशों से संबंधित थे। इनमें 52% तादाद मुसलमानों की थी। इस प्रकार अप्रवासी आबादी में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि स्वीडन में पहले जो प्रवासियों की आबादी फिनलैंड के लोगों की थी, उसे मुसलमानों ने कब्जे में कर लिया है। स्वीडन में जितने मुस्लिम शरणार्थी आए, उन लोगों ने स्वीडन के समाज को स्वीकार नहीं किया, यानी वे स्वीडन का हिस्सा ही नहीं बन पाए हैं। इसकी बजाय वे स्वयं अपने क्षेत्रों का निर्माण करते रहे हैं, जैसा कि भारत में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आमतौर पर यह ऐसे इलाके बनाते हैं जो बाहरी और नहीं जाने वाले क्षेत्र होते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां स्वीडन में घुसे मुसलमानों की पद्धति पर ही आधारित है। स्वीडन जो कभी भारत की तरह शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक देश रहा है, आज अपनी संस्कृति बचाने के लिए जूझ रहा है। यह देश संकट में फंसे कई देशों के लोगों के लिए पनाह लेने की जगह भी रहा है, परंतु इसकी यही नीति इसके अस्तित्व के लिए चुनौती बन गई है। जानकर हैरानी होगी कि यूरोप को प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे अधिक जिहादी निर्यात करने वाले देशों में एक स्वीडन है। यहां से 300 से ज्यादा टोपीबाज लड़ने के लिए इराक और सीरिया जा चुके हैं। स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर गोटेनबर्ग तो काले प्रेतों की मंडी बन गया है, जहां बहुसंख्यक लगभग अल्पसंख्यक में तब्दील हो गए हैं। स्वीडन में आने वाले शरणार्थी ज्यादातर तुर्की के रास्ते सीरिया से आए हैं। गोटेनबर्ग को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया है। यही वह शहर है जहां से सबसे अधिक जिहादियों की भर्ती की गई है। 5 लाख की आबादी वाले शहर में 5000 से ज्यादा जिहादी अभी भी मौजूद हैं। इस शहर के उत्तर पूर्वी उपनगर एंगड में तो ऐसे लोगों की तादाद 80% से भी ज्यादा है। हालत यह है कि एंगड पुलिस वालों के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस का मानना है कि इसके एक हिस्से की कानून व्यवस्था किसी भी समय चरमरा सकती है और यहाँ एक समांतर समाज बन सकता है। जैसा कि भारत के कई हिस्सों, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली तक में यह व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलते रहे हैं। पर असली चुनौती जो स्वीडन सरकार के सामने खड़ी हुई है, वह बेहद ही डरावनी है। जिन लोगों पर रहम करके स्वीडन ने सिर पर छत और रोजगार दिया था, अब वे चाहते हैं कि स्वीडन को शरिया के नियम के मुताबिक चलना चाहिए। वे कथित रूप से महिलाओं को उनके कपड़ों और पार्टियों में शिरकत करने पर धमकाने लगे हैं। इन पार्टियों में संगीत और नृत्य होता है, जो बाबा आदम के हिसाब से हराम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने जिस तादाद में अपनी आबादी बढ़ाई है, उससे बेरोजगारी दर 11% पर पहुंच गई है। 2/3 बच्चे 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई छोड़ रहे हैं और तशरीफ रगड़कर आतंकवाद का रास्ता चुन रहे हैं। इन बच्चों को तालीम में सिखाया जा रहा है कि अल्लाह के लिए लड़ाई लड़े, मुसलमानों की आजादी के लिए लड़ते रहे। दुनिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं। आपको स्वीडन के लोगों से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यानी यह कहीं भी रहे, इनकी विचारधारा कभी भी नहीं बदलती है। अगर कहीं बदलती दिखाई देती है तो चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में, जहां लोकतंत्र की जगह लठतंत्र मौजूद है।
सीरिया और इराक से यकायक शरणार्थियों की बाढ़ आने से स्वीडन में समस्या पहले से अधिक जटिल हो गई है। स्वीडन के लोग शरणार्थियों को उदारता से स्वीकार करते हैं, जैसे एक वक्त भारत ने भी किया था। प्रति व्यक्ति की दर से स्वीडन ने यूरोप के किसी भी दूसरे देश से अधिक शरणार्थियों को पनाह दी है। गोटेनबर्ग में एक बड़ी बेलव्यू मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। यह मुसलमान आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है। चरमपंथी संगठन अल शबाब के आध्यात्मिक प्रमुख हसन हुसैन इसी मस्जिद में आए थे। इस इलाके में ज्यादातर सीरियाई मुसलमानों की गुंडागर्दी चलती है। यहां से बहुसंख्यक आबादी को डराकर भगा दिया गया है। मजे की बात यह है कि यह जाइलिस देश की खाने के बाद भी खुद को स्वीडिश नहीं मानते हैं। यानी स्थिति भारत से बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहां भी पाकिस्तानी आतंकियों को स्थानीय मुसलमान शरण देते हैं और पाकिस्तानी झंडे लहराते दिखते हैं। यह बांग्लादेश का झंडा क्यों नहीं लहराते, यह बहुतों की समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वह खुद को स्वीडन की तरह मान समझते हैं। इसका कारण यह भी है कि बांग्लादेश की बजाय पाकिस्तान इनके भीतर बैठे खूंखार इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है और बांग्लादेश की सरकार शांति के ढिंढोरे पीटती है। वैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश के हालात बदल रहे हैं, उसके लहराते झंडे भी हिंदुस्तान में जल्दी दिखाई देने लगेंगे। इराक सीरिया से भागकर स्वीडन आए मुसलमानों ने यहां खुद को एक वोट बैंक के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है, जिससे यहां भारत की तरह तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत हुई है। भारत में यह कटु वास्तविकता है कि धर्म वोट खरीदने का हथियार बन गया है। शरणार्थी मुसलमान इसी का फायदा उठाने के लिए लोकतांत्रिक देशों का रुख करते हैं। यह भी चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने तुर्की को अपना ठिकाना बनाने के बजाय स्वीडन को चुना है। इसकी वजह यह है कि पश्चिम के ईसाई मुल्क ज्यादा रहमदिल और मानवाधिकार के शुभचिंतक होते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि यूरोप और पश्चिम की ऐसी नीतियों की वजह से स्वीडन या भारत के ऐसे हालात बन रहे हैं। एनआरसी और सीए के मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले यही देश थे। यानी यह खुद तो मटियामेट हो ही रहे हैं, हिंदुस्तान को भी लेकर डूबना चाहते हैं। स्वीडन में भी कथित सेकुलर वोट के लिए इनका समर्थन कर रहे हैं। मई 2018 में स्वीडन ने वेक्सो की एक मस्जिद को जुमे की नमाज की इजाजत पर वहां कुछ सेकुलर नेताओं ने जमकर गधैया नृत्य किया था। जबकि स्वीडन में मार्च 2018 में कराए गए एक सर्वे में हिस्सा लेने वाले 60% लोगों ने कहा था कि वे अजान पर प्रतिबंध चाहते हैं। दरअसल यह 60% लोग वहां की बहुसंख्यक ईसाई आबादी है, जो चाहती थी कि लोगों के घरों में अजान सुनाई नहीं देनी चाहिए। इससे उनके कानों में दर्द होता है। मगर वोट बैंक की राजनीति के चलते वेक्सो और राजधानी स्टॉकहोम की मस्जिद को भी अजान की अनुमति दे दी गई। आज केवल हिंदुस्तान, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन जैसे देश इस्लामिक आतंकवाद की पनाहगाह नहीं बन रहे हैं, बल्कि इसका विस्तार पूरी दुनिया में हो रहा है। स्वीडन के हालात भारत को सचेत ही नहीं करते, बल्कि अभी से सीख लेने की सलाह भी दे रहे हैं। सत्ता प्राप्ति की चाह में संस्कृति को गिरवी रखना तर्कसंगत नहीं हो सकता है। यह देश से गद्दारी नहीं है, बल्कि अपनी मर्यादाओं और संस्कृति के साथ भी विश्वासघात है। यानी स्वीडन और हिंदुस्तान एक साथ इस्लामिक राष्ट्र बनने का ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।